चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है जी। पहला सवाल है, धातु एवं अधातु में एक अंतर बताएं। एक अंतर बताना है। ठीक है जी। तो ऐसे धातु अधातु का बहुत सा अंतर बता कर रखे हैं। जैसे लिख लीजिएगा, धातु क्या होता है। तो धातु जो होता है वो हमारा धातु क्या होता है, तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु में धात्विक ध्वनि होता है पर अधातु में धात्विक ध्वनि नहीं होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे धातु का उदाहरण हो सकते हैं, अंतर हो सकते हैं। आपको हम वीडियो में बहुत सा बताए हैं, पर यहाँ पर एक ही पूछ रहा है, तो हम आपको 2-3 बता दिए, आपको एक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है ना जी। ऐसा पूछता है कि धातु विद्युत का सुचालक क्यों होता है। तो आप जानते हो कि धातु जो है विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि धातु में जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो जवाब में लिखना है आपको क्या, कि धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, इसलिए धातु विद्युत का सुचालक होता है। बस इतना लिख लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। 3 नंबर सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपको अगला सवाल है, धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। देखिए जी, धातु की तन्यता का मतलब होता है खिंचाव, है ना, कि धातु को हम कितना खींच के लंबा कर सकते हैं। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु को तुम कितना पीट के चादर के जैसा बना सकते हो, फिर भी ये क्या होगा, टूटेगा नहीं। तो ये सिंपली यहाँ पर क्या लिखना, लिखेगा कि धातु की तन्यता का अर्थ होता है कि धातु में खिंचाव का गुण होता है, मतलब धातु को हम खींच सकते हैं, तो धातु में खिंचाव का गुण होता है। तथा आघात वर्धनीयता का अर्थ होता है कि किसी भी धातु को हम पीट कर चादर के तरह उसको चादर के रूप में बना सकते हैं। बस इतना ही लिख देना है। ठीक है। 4 नंबर, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड, देखिए द्विधर्मी नाम ही द्विधर्मी, या इसी को बोल सकते हैं उभयधर्मी। तो द्विधर्मी ऑक्साइड जो होता है, कहने का मतलब कि वैसा ऑक्साइड जो अम्ल का भी यानी अम्लीय गुण भी दिखाए और साथ में क्षारीय गुण भी दिखाता हो, उसे हम द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हम बहुत सारा बताए थे आपको, जिसमें एक बताए थे हम आपको Al2O3, है ना, और एक बताए थे ZnO। ये 2 तो आपको पक्का याद होना चाहिए क्योंकि यही तो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता भी है ना। द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण पूछ सकता है। वैसा और भी होता है, एक होता है BeO और एक होता है PbO। तो आपको जो है याद रखना, ये दोनों खास करके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सी धातुई गुण प्रदर्शित करता है। तो देखो, आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है अधातु है और अधातु जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक इकलौता ऐसा है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो यही सब गुण है जो लिखना है कि ग्रेफाइट जो है कौन सा धातु का गुण प्रदर्शित करता है, तो विद्युत का सुचालक का गुण प्रदर्शित करता है। 6, आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से बात को समझिएगा, आपको हम अभी समझा देते हैं। ठीक है, देखिएगा समझिए। इसने कहा है कि आर्गन, क्या बोला, आर्गन जो है ये आर्गन के अणु ये दोनों आपस में अभिक्रिया क्यों नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब प्यारे बच्चों, देखिएगा, आर्गन का होता है परमाणु संख्या 18। कितना होता है, 18। यानी हम बोल सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 8 8 2 8 8। अब बात आती है कि ये सर अंतिम कक्षा में तो 8 इसका पहले से है, तो ये किसी से अभिक्रिया क्यों करेगा, नहीं ना करेगा। जब ये अभिक्रिया नहीं करेगा तो ये R2 ये क्यों बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में जो होता है वो कितने होते हैं, अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, इसलिए ये अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई होता है, जिसकी वजह से ये R2 नहीं बनाएगा। समझ गए होंगे। चलिए इसमें क्या लिख देना है आपको, हम बताते हैं इसमें जवाब में क्या लिखिएगा। इसमें आप लिखिएगा आप यहाँ का लिखिएगा कि हम लिखिएगा कि 6 नंबर लिखिएगा, सवाल का जवाब लिखिएगा कि हम जानते हैं कि, चलिए आपको दिखा देते हैं आंसर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, 6 नंबर में लिखना है कि आर्गन के 2 परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते, यानी आर्गन
और आर्गन ये दोनों मिल करके ये Ar2 क्यों नहीं बनाता, अभी आपको दिखा रहे थे हम। तो लिखना है, अब ये दिखाएं कि बाहरी कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होता है, इसलिए अस्थायी होता है। तो जब अस्थायी होगा तो किसी से विक्रिया नहीं करेगा, है ना। तो इसमें लिखना है कि हम जानते हैं कि आर्गन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए वह अस्थायी होने के कारण आर्गन अणु नहीं बनाता है। बस इतना ही लिख देना आपको, ठीक है। चलिए हम देखते हैं 7 नंबर, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। तो परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है, तो चलिए हम इसको भी समझाते हैं आपको, और काफ़ी आसानी से समझाएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए परमाणु और आयन में क्या अंतर है। देखिए मान लीजिए हम कोई लेते हैं धातु, जैसे तो सोडियम लिए, क्या लिए हैं, सोडियम लिए हैं। तो ये सोडियम परमाणु है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या होता है 11। क्या होता है, 11। और हम लेते हैं मान लीजिए सोडियम, एक लेते हैं आयन, क्या लेते हैं, आयन, इसका होता है 10। क्यों होता है अभी दिखाते हैं। देखो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो होगा 2 8 1, ठीक है जी, 2 8 1 हो जाएगा। और जब इसका लिखोगे तो इसका होगा 2 8। क्यों सर, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हो गया है आयन, क्या हो गया है, आयन, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया है। देखो यहाँ पे 1 लास्ट में था ना, 1 था कि नहीं था, और ये चाहता है कि भैया हमारा क्या हो कि हम 1 इलेक्ट्रॉन दान करके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें और अस्थायी हो जाए। तो ये क्या करेगा, दान करेगा 1। जैसे ही दान करेगा तो इसके ऊपर चल जाएगा प्लस, इसी को बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। तो आयन जब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन दान किया तो ये 8 आ गया अंतिम में। जब 8 आ गया मतलब ये अस्थायी हो गया। अस्थायी हो गया तो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, पर भैया ये है परमाणु, और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमेशा चाहेगा कि भैया हम इसको दान कर दे, कोई तो लेने वाला आ जाए। तो इसलिए क्या करेगा, ये अभिक्रिया फटाक से कर लेता है, पर यह अभिक्रिया नहीं करता है। उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब आइए अपने सवाल की तरफ। तो परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है, तो लिखिएगा कि परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। तो लिखिएगा कि परमाणु जो होता है वह अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। अभी दिखाया ना, क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 हो रहा था, तो वो शांत रहेगा, नहीं रहेगा, किसी से अभिक्रिया करेगा। तो परमाणु अस्थायी होता है एवं आयन अस्थायी होता है। बस इतना ही लिख देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ। सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सहसंयोजक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम आपको बताए थे कि सहसंयोजक जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अच्छा ये बनता कैसे है सर, तो ये 3 प्रकार कौन कौन है। तो एक है तुम्हारा जा करके आपको याद होगा एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा होगा द्विसहसंयोजक बंधन, तीसरा होगा त्रिसहसंयोजक बंधन। और ये कैसे बनता है, तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता है सहसंयोजक बंधन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारा 9 नंबर, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। तो देखिए समझिएगा, कैसे प्रमाणित कीजिएगा कि देखिए कार्बन क्लोराइड और ऊपर से टेट्रा का हो गया 4, तो लिख दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे प्रमाणित करेंगे कि भैया इस एक कुचालक मतलब इसमें लाइन पास नहीं होता है। तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारा सहसंयोजक यौगिक होता है उसमें लाइन पास नहीं होता है, नहीं विद्युत का कुचालक होता है, और वो बनता है अधातु के मिलने से। तो कार्बन अधातु, क्लोरीन भी अधातु, और अधातु के बीच में बनता है सहसंयोजक बंधन, यानी ये जो यौगिक है वो सहसंयोजक यौगिक है। जब सहसंयोजक बंधन में लाइन पास नहीं करेगा तो इसमें कहाँ से पास करेगा, तो ये भी हो जाएगा कुचालक। तो जवाब में आपको लिखना है 9 नंबर के जवाब में क्या लिखना है, देखिए माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा वीडियो आपको ब्लरिंग हो गया होगा। तो 9 नंबर का जवाब में आप क्या लिखिएगा, सुनिए ध्यान से लिखिएगा, क्या लिखिएगा बताते हैं। लिखिएगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे मत लिखिएगा, जैसे ऐसे लिखिएगा, बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि यह अधातु और अधातु के मिलने से बनता है, इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक है। बस इतना ही लिख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा।
10 नंबर, सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं, ऐसा क्यों? तो सिंपल सा लिखना, देखो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, देखो ई है सोडियम यानी धातु, ई है अधातु, और धातु अधातु मिलकर बनाता है आयनिक बंधन, और आयनिक बॉन्ड वाला यानी आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में घुलता है, इसलिए ये क्या होगा, जल में घुल जाएगा, नमक जल में घुल जाएगा। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी आपको सिक्का ऊपर बताया है कि ये सहसंयोजक यौगिक होता है और ये नहीं घुलता है, कहाँ नहीं घुलेगा, ठीक है। आयनिक यौगिक नहीं जल में घुलता है पर सहसंयोजक यौगिक नहीं घुलता है। तो लिखिएगा कि सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक यौगिक है, इसलिए यह जल में घुल जाता है, परंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए यह जल में नहीं घुलता है। बस इतना ही लिख देना है आपको जवाब, आंसर, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 11 नंबर, मेथेन और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें, यानी मेथेन और CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगा, आपको उसको क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए हम आपको संरचना दिखा देते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना दिखाना है ना, मेथेन का और CO2 का। तो मेथेन आप जानते हैं कि कार्बन है और कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो हो जाएगा 2 और 4, यानी अंतिम कक्षा में कितने आ रहे हैं, 4। तो भैया ये है कार्बन और इसके अंतिम कक्षा में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 ले लिए। और इसमें आता है एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, तो इसका कितना होता है 1, इसके अंतिम कक्षा में कितना रहेगा 1। तो हम लेते हैं हाइड्रोजन, चूँकि 4 हाइड्रोजन है तो 4 बोलेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ऊपर में हो गया 4 हाइड्रोजन। तो इसका भी एक अणु इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये क्या करता है कि चूँकि देखो अधातु अधातु है, ये दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो साझेदारी होगा। क्या होगा, साझेदारी। ये बोलेगा भैया हमको तुम्हें काम करो, अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम अपना डुप्लेट पूरा कर लेंगे। ये बोलेगा हमको भी दे दो, ये बोलेगा हमको भी दे दो, तो इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा, और ये बोलेगा हमको भी दे दो, इसका भी डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो कार्बन बोलेगा तो हम बैठ के क्या करेंगे, तो ये बोलेगा कि तू भी ले लो। ये क्या करेगा, कार्बन भी इस तरीके से अपना इसको क्या करेगा, सबको छेक लेगा, इस सबका दो ही ले लेगा। तो कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यही आपको वहाँ पर क्या करना है, दिखाना है। अब एक होता है CO2, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का होता है 8, क्या होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6, तो अंतिम कक्षा में कितना 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, और फिर कार्बन का भी दिखाएंगे कि अंतिम कितना होता है 4। तो देखो हम ले रहे हैं कार्बन, क्या लिए हैं, कार्बन, यानी कि ले लिया हमारा C, क्या हो गया C, सॉरी इसको वो बना देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, इसको कर देते हैं यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पे फिर से कर देते हैं ऑक्सीजन। क्या करता है ऑक्सीजन, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 2 इधर ले लो, 2 इधर ले लो। और ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया सर। अब भैया इसको भी चाहिए 8 पूरा, अब ये भी चाहता है कि अपने अंतिम कक्षा में 8 पूरा कर ले, तो इसके पास 6 को पहले से था, तो इसका 2 को ले लेगा, 8 हो गया। इसके पास ही 6 को था, ये भी 2 इसका ले लेगा, 8 को हो गया। तो कार्बन बोलेगा हम बेवकूफ़ है जो बैठे रहेंगे, तो ये बोलेगा ऑक्सीजन को, तो बोलेगा तू भी मेरा भी ले लो। तो 4 इसका, इसके पास 4 था, तो 2 इन्हें से लेगा, 2 इन्हें से लेगा, तो ये भी क्या करेगा, अपने यहाँ से घेरा मारेगा और ये भी अपना पूरा कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ये वाला और ये वाला वो दोनों है जो आपको उस क्वेश्चन पे दिखा देना है, ठीक है ना। चलिए तो आपको हम 11 का आंसर दिखा चुके हैं, 11 का आंसर दिखा दिए हैं, कैसे बनेगा संरचना बना के आपको दिखा दिए हैं, वैसे ही बना देना, ठीक है। 12, किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका होती है। देखो कोई भी रासायनिक यौगिक होगा तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं सर, तो जो सबसे बाहर में होता है। जैसे मान के चलो कि ये सोडियम है, इसका होता है 11, तो 2 8 1, तो ये सबसे एक बाहर वाला है ना, तो यही हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये करता क्या है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, भाग। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर जवाब में कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। क्या करता है, भाग लेता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, हाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बस इतना ही लिख देना है। चलिए 13 नंबर, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है। कोई तत्व है उसका परमाणु संख्या कितना है, 12 है, और दूसरे तत्व की परमाणु संख्या B है जिसका परमाणु संख्या दिया है 17। तो कहता है A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखें। तो देखो 12, तो 12 भैया होता है Mg का,
और 17 होता है क्लोरीन का। देखो आपको कम से कम 20 तक तो एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए जी, और कुछ कुछ मेन याद होना चाहिए। तो मैंने कि जैसे पहचान लिया, यह है 12, यह 17, तब 17 क्लोरीन का, 12 मैग्नीशियम का। इसका परमाणु संख्या होता है 12, तो सजेगा कितना 2, सजेगा 2 8 2, है ना। तो अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना ये त्यागता है या ग्रहण करता है, वही संयोजकता होता है। तो मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2 और क्लोरीन का होता है 1, ठीक है जी। और तो ये क्या करता है, क्रॉस हो जाता है, तो ये बन जाएगा जा करके MgCl2। यही हमारा जवाब है MgCl2, ठीक है। यहाँ पर चूँकि देखिए आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जा सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझ सकते हैं आप। तो आप मेरा थ्योरी वीडियो देखिए, आपको सब सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर, आप तो ऐसे भी 9th में पढ़ोगे, सब 9th का चीज़ है। 14, अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसके अणु में कितने कुल सहसंयोजक बंधन है। तो अमोनिया जो है भैया, इसका सूत्र इसका परमाणु संख्या होता है 7। तो 7 को लिख तोड़ के तो 2 हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 5। यानी अंतिम कक्षा में इसको 8 पूरा करने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मतलब कि 3 गो इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा। तो देखो हाइड्रोजन के पास भी 3 गो है, तो हाइड्रोजन का 3 गो ही ले लेगा, ये बोलेगा तुम मेरा भी 3 गो ले लो। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में साझा, यानी कि यहाँ पर त्रिबंध बनेगा। कौन सा बंधन बनेगा, त्रिबंध। तो यहाँ पर जवाब में लिखना है क्या 14 में, कि अमोनिया के अणु में कुल त्रिसहसंयोजक बंधन हैं, ठीक है, बस इतना ही लिख देना है। बी, सोडियम अणु कहना क्या सही होगा। ऐसा कहता है ये कि क्या सोडियम अणु कहना सही होगा, मतलब Na2 कहना सही होगा। तो हमको जवाब में वहाँ पर देना है कि बिल्कुल भी नहीं। क्या देना है यहाँ पर, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि धातु और धातु कभी भी अभिक्रिया नहीं करता भाई साहब, इस ध्यान को रखो। हाँ, अधातु कर लेगा, पर धातु कभी भी अभिक्रिया नहीं करेगा, चूँकि सोडियम एक धातु है। तो Na प्लस Na कभी भी Na2 नहीं बनाएगा, इसलिए सोडियम अणु नहीं बनाएगा, गलत है। यहाँ पर जवाब होगा नहीं। 15 नंबर हम देख लेते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति पर प्रकाश डालें। आप बताना है कौन कौन सा बंधन है भाई साहब। जल, आप जानते हैं बच्चे जी कि जल का सूत्र होता है H2O। कौन सा बंधन है, तो हाइड्रोजन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु, और अधातु के बीच में बनता है सहसंयोजक बंधन। तो जल है सहसंयोजक बंधन। फिर है नाइट्रोजन के अणु यानी N2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन भी 2 गो है, N और N। तो ये भी अधातु है, तो अधातु के बीच में बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO2 यानी MgO। तो देखो मैग्नीशियम जिसके अंतिम में यह आता होता है धातु, क्या होता है धातु, तो धातु और ऑक्सीजन है अधातु। तो अधातु और धातु के बीच जो बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बंधन। क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन। तो यहाँ हो जाएगा आयनिक बंधन। 4, कैल्शियम क्लोराइड, देखो यहाँ भी यम आ रहा है ना, तो ये भी धातु है, ये है अधातु। तो धातु और धातु यहाँ भी बन जाएगा आयनिक यौगिक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तत्व WXYZ की परमाणु संख्याएं क्रमशः 7, 9, 10 और 11 है। तो तत्व के निम्नांकित युग्मों से बने यौगिक का सूत्र लिखें और उनमें विद्वान बंधन की प्रकृति बताएं। तो देखो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको समझा देते हैं, अभी तुरंत रुक जाइए। चलिए तो पहले तो हम क्या करते हैं कि पहले हम WXYZ तत्व का हम नाम देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख रखा हुआ है WXYZ। तो पहला जो है 7 किसका होता है भाई साहब, 7 किसका होता है, तो 7 होता है नाइट्रोजन का। किसका होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का, 7 होता है, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। फ्लोरीन का होता है 9, नियोन का होता है 10, N और E, नियोन का होता है 10, और 11 होता है सोडियम का। किसका होता है, सोडियम का होता है 11। ये सब दिया हुआ है। कहता है कि सूत्र लिखना है और कौन सा बंधन है भी प्रकृति बताना है। तो पहला सवाल है कि W और X। तो देखो W हमारा क्या है, W हमारा N है और X हमारा है F। यानी पहला सवाल में आ रहा है N और F। क्या आ रहा है, N और F, ठीक है जी। तो इस सूत्र हो जाएगा NF3। क्या हो जाएगा, NF3 हो जाएगा इसका सूत्र। और यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारा सूत्र हो गया। और कहता है यहाँ पर कि विद्वान में कौन सा बंधन है, तो देखो E है अधातु और फ्लोरीन भी है अधातु। तो पहला जो ये हमारा है इसमें हो जाएगा सहसंयोजक बंधन। कौन सा बंधन, सहसंयोजक बंधन, और ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ये जवाब में लिख दीजिएगा, ठीक है। जगह थोड़ा दिक्कत है तो यहाँ पर समझा रहे हैं आप लोग को। दूसरा है X और X। तो X में हमारा क्या है जी, फ्लोरीन है, यानी F
प्लस F मिल के बना लेगा F2। क्या बना लेगा? तो सूत्र तो हो गया इसका F2, क्या हो गया? F2 हो गया इसका सूत्र। ठीक है जी, F2 सूत्र हो गया। ये भी अधातु, ये भी अधातु, तो यहाँ भी कौन सा बंधन बन रहा है? तो सह संयोजक बंधन बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखो W है, Z है। W क्या है हमारा? N। W क्या है? नाइट्रोजन। और Z क्या है हमारा? Z है हमारा सोडियम। तो Na सोडियम, Na सोडियम। तो जब इसका सूत्र लिखेंगे तो हमारा सूत्र में क्या बनेगा? तो सूत्र में हमारा इसका सूत्र बन जाएगा Na3 और N, Na3 और N। ये हमारा सूत्र हो गया किसका? 3 नंबर का। और यहाँ पर देखो एगो धातु है सोडियम और एक है अधातु, तो बनेगा आयनिक बंधन। कौन सा बंधन? आयनिक बंधन। बाई और जेड, तो बाई क्या भाई साहब? तो देखो बाई 3 नंबर। बाई हमारा नियोन, क्या है? बाई हमारा नियोन यानी Ne नियोन है। और बाई और जेड क्या है हमारा? जेड है हमारा सोडियम। क्या है? सोडियम। तो देखो पहली बात है कि यहाँ नियोन है और सोडियम है, तो नियोन है अधातु और सोडियम है धातु, तो कौन सा बंधन? तो यहाँ पर बंधन हो जाएगा आयनिक बंधन। लेकिन इसका सूत्र नहीं होगा, क्यों सर? क्योंकि नियोन है अकिरीय तत्व। कौन सा तत्व है? अकिरीय तत्व है, अकिरीय गैस है। और अकिरीय जो है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो धातु कोई यहाँ पर बनेगा नहीं, फार्मूला है ना, तो ये बनेगा नहीं। तो हमारा सिर्फ एक जवाब हो जाएगा आयनिक बंधन, आयनिक बंधन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। देखो X और Y 2 तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2 6, Y का दिया है 2 8 8 2। कौची कहता है? X और Y के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति बताएं। तो कौन सा बंधन है? आयनिक बंधन है कि सहसंयोजक बंधन है? तो चेक करो ना। देखो ये है 6 अंतिम कक्षा में, और जिसके अंतिम कक्षा में होता है 4 5 6 7 8 वो होता है धातु, और जिसके अंतिम कक्षा में होता है 1 2 3 वो होता है धातु। तो ये तो भैया है दूत धातु, ये 6 हो गया धातु, यानी धातु और अधातु ये दोनों मिलकर बनाते हैं आयनिक बंधन। तो जवाब में हमारा क्या हो जाएगा? आयनिक बंधन। 18 एक धातु A जो परमाणु संख्या 19 है, ठीक है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सफ़ेद ठोस क्लोराइड बनाता है। तो चित्र की सहायता से A की अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। देखो A के बारे में पहले ही बोला 19 किसका होता है? पोटासियम का। किसका होता है जी? पोटासियम। इसका होता है 19। लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 2 8 8 1, 2 8 8 1, ये है भैया अभिक्रिया करे से पहले का। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो हम अभी क्या बता रहे थे, हर कोई चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके पास तो 1 है, तो ये क्या करेगा? 1 को दान करना चाहेगा। तो जैसे ही 1 को दान करेगा तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा K पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव। तब 1 घट गया ना, 18 गुना हो जाएगा अब इसका। तो लिख देंगे 2 8 8, 2 8 8, क्या लिखाएगा? 2 8 8 लिखा जाएगा। तो ये हो गया बाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यही दोनों आपको लिखना है, एक तो ये लिख देना पहले वाला और एक बाद वाला लिखना K पॉजिटिव यानी पोटेशियम पॉजिटिव 18, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। जवाब में बस इतना ही लिखना है। यही पूछा था और कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ इसी के बारे में पूछा था, क्लोरीन के बारे में नहीं पूछा था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने 19 नंबर सवाल की तरफ। 19 नंबर हमारा सवाल कहता है, क्या कहता है सुनो, कहता है कि एक परमाणु A दूसरे परमाणु B को 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर एक यौगिक बनाएगा। यानी कि जो कोई होगा तत्व होगा A जो है वह B को 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो A की संयोजकता कितना होगा और B की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। अगर A जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है B को, A इसको दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अभी समझना बात को, तो हम क्या बोले कि यहाँ पूछता संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं? जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या जितना ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता कहलाता है। तो ये पहले ही करा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, प्रदान करता है, मतलब ये 2 दे रहा है, दान कर रहा है। कहने का मतलब है कि इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। तो A का संयोजकता 2। फिर बोलता है कि B की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। तो देखो B की अंतिम कक्षा में इसके पास जरूर पहले से 6 होगा, तब नहीं इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 का जरूरत है, और जैसे ही 2 मिलेगा तो ये 8 पूरा हो जाएगा। तो इसके अंतिम कक्षा में पहले से कितना था? 6। तो B की अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है संख्या? तो 6 हो जाएगा 6, और A का संयोजकता हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर, हाइड्रोजन अणु के बनने में हाइड्रोजन परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी हाइड्रोजन का अणु काफ़ी अस्थायी होता है, क्यों? सही बात है ये भैया, हाइड्रोजन जब बनता है ना तो एक ही यानी 2 को से ही काम चला लेता है, 8 तो पूरा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अस्थायी है। तो क्यों? तो इसका जवाब में लिखना है कि हाइड्रोजन अणु जो होता है वह हीलियम
एक हीलियम होता है जिसका भी 2 ही होता है। हाइड्रोजन अणु जो होता है वह हीलियम के जैसा अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रकार वह अस्थायी हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी ये जो है क्या होता है, ये जो है अस्थायी होता है, यानी काफ़ी अस्थायी होता है ना। तो चलिए फिर से बोल देते हैं, इसको सही से लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन अणु हीलियम के जैसा अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर वो भी अस्थायी हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी वह काफ़ी क्या होता है, अस्थायी होता है। बस चलिए हम चलते हैं 21 नंबर में। ए, बी और सी 3 तत्व की परमाणु संख्या दे दिया है, एगो 8 है, एगो 10 है, एगो 20 है। इनमें से अक्रिय गैस की पहचान करें तो भैया 10 नियॉन, कुछ होता है नियॉन, ये अक्रिय गैस है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, तो ये हमारा जवाब हो गया नियॉन, यानी 10 वाला, 10 आंसर। अब आते हैं 22 नंबर की तरफ। कहता ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। तो संयोजकता का मतलब क्या कि अष्टक पूरा करने के लिए जितना ग्रहण करेगा या जितना त्यागेगा, तो अंतिम कक्षा में 6 है, तो इसके लिए 6 को त्यागना आसान है कि 2 को ग्रहण करना आसान है। तो 2 ग्रहण करना आसान है, तो ये 2 ग्रहण करेगा, मतलब इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर। निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सह संयोजक यौगिक का चयन करें। कौन वैद्युत संयोजक है, वैद्युत बोले तो आयनिक, वैद्युत बोले तो आयनिक, ठीक है। चलिए और सह संयोजक आप जानते ही हैं, और ये जो होता है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है, और ये बनता है अधातु और अधातु के बीच में। चलिए चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है भाई साहब C6H12O6। देखो यहाँ कार्बन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु, तो अधातु के बीच में कौन सा, सहसंयोजक बंधन। फिर है पोटासियम क्लोराइड KCl। तो देखो पोटासियम लास्ट में आ रहा है यम, यानी धातु है, और ये अधातु, तो धातु अधातु के बीच में कौन सा, तो वैद्युत संयोजक बंधन। फिर एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन होता है C2H2, जिससे फल वगैरह पकाने वाला जो गैस होता है ना, यही होता है। तो देखो कार्बन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, तो एसिटिलीन भी कैसा हो जाएगा, सह संयोजक यौगिक हो जाएगा। यूरिया का क्या सूत्र होता है, तो यूरिया का जो सूत्र होता है आपको याद रखना होगा NH2, क्या होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, सब अधातु है। तो अधातु के बीच में कौन सा बंधन, सहसंयोजक यौगिक, यानी सहसंयोजक बंधन बनता है, तो ये हो गया सहसंयोजक यौगिक। फिर होता है कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4। तो कॉपर सल्फेट है ना, तो ध्यान से समझिएगा, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, क्या है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट कैसा बंधन बनाएगा, चलिए बताइए। तो कॉपर सल्फेट भी हमारा कौन सा, कॉपर क्या होता है हमारा, धातु होता है ना जी, हाँ, तो कॉपर धातु होता है, तो धातु और अधातु के बीच में आयनिक बंधन, यानी वैद्युत संयोजक यौगिक हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी बता रहे थे CCl4, तो कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो हो गया सह संयोजक यौगिक। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो अमोनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, तो देखो अमोनिया नाइट्रोजन है अधातु, हाइड्रोजन है अधातु, क्लोरीन है अधातु, सब अधातु, तो कौन सा यौगिक हो जाएगा, सह संयोजक यौगिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सह संयोजक बंधन बन रहा है। जल में विलय 2 सह संयोजक यौगिक के नाम लिखे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सह संयोजक यौगिक होता है वो जल में विलय नहीं होता है, आयनिक यौगिक जो है जल में विलय होता है। लेकिन अपवाद हम आपको बताए थे थ्योरी में, आपको याद होगा अच्छे से। अपवाद में हम आपको बताए थे कि एक तो हम बताए थे चीनी जो होता है वो घुल जाता है भैया जल में, और एक बताए थे ग्लूकोज, क्या बताए थे, ग्लूकोज, यानी चीनी और ग्लूकोज जो होता है इसका अपवाद है। 24 का आंसर हो जाएगा चीनी और ग्लूकोज। 25 मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, अचुंबकीय जो चुंबक में नहीं सटेगा, तो इसे अलग करने की एक विधि का उल्लेख करें। देखो एगो चुंबकीय पदार्थ है और एगो अचुंबकीय पदार्थ है, तो अगर हम इसको हम लगाएंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो उससे क्या होगा ना कि चुंबक वाला चिपक जाएगा और अचुंबकीय पदार्थ रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विधि अपनाएंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता भर्जन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। तो भर्जन को समझाना है जी। देखो भर्जन, तो भर्जन का क्या होता है, देखो भर्जन हम किसका करते हैं, तो सल्फाइड एस का करते हैं। किसका करते हैं, सल्फाइड एस का। सल्फाइड एस में क्या करते हैं भैया, देखो
ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम धातु के अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करते हैं, है ना। इस प्रकार हम क्या करते हैं, उसका भर्जन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख, सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। ठीक है जी, बस लिख देना इसी को आपको। चलिए वैसे भी लिख सकते हैं या फिर आप एक और परिभाषा लिख सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से लिखिएगा तो लिखिएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्क, धातु के अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, बस। और उसका एक उदाहरण दे देना है कोई सा भी। जैसे उदाहरण में क्या दीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अयस्क को हम भर्जन करते हैं सल्फाइड अयस्क का। जैसे मान के चलो कि हम लेते हैं क्या, HGS, सिल्वर सल्फाइड ले लिए हैं। तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। जैसे गर्म करना तो ये बना लेगा HGO और साथ में बनाएगा SO2। ठीक है, SO2 बना लेगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको उदाहरण में लिख दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है, प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। प्रगलन में जो गालक होता है वो गालक की क्या भूमिका होती है। तो देखो सिंपल सा बात है, गालक क्या करता है ना, आपको हम दिखा देते हैं गालक क्या करता है। देखो कहता है गालक, गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क, जो हम लोगों ने भर्जन किया उसको भर्जित अयस्क बोल रहे हैं। अगर निस्तापित करेंगे तो बोलेंगे निस्तापित अयस्क। निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। और ऐसा करने से अयस्क में विद्यमान अगलनीय द्रव्य दूर हो जाता है। तो प्रगलन में गालक का यही काम होता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं आगे हम। अगला सवाल हमारा कहता है कि सोडियम को किरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है। तो बस सिंपली याद रखिएगा भैया, देखो किरासन तेल जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है, मतलब क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होता है। ये किसी से भी फटा, यहाँ तक कि ठंडा जल से भी क्रिया कर लेता है तुरंत भर में, हवा से भी कर लेता है, खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए इसको किरासन तेल में डुबा के रखता है। क्यों, क्योंकि किरासन तेल से भी क्रिया नहीं करता है। तो लिखना है यहाँ पर क्या लिखिएगा कि क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम किरोसिन तेल से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। बस इतना ही लिखना है। इससे और क्या क्या सवाल बन सकता है, तो सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, है ना। ये काफ़ी मुलायम होता है और काफ़ी क्रियाशीलता इसका ज़्यादा होता है। अगला 29, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। चलिए तो देखिए लिखना है कि धातु का ऊपरी परत हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, CO2, जलवाष्प, SO2, HGS आदि जो है, इसके द्वारा धातु का क्षय होता है और धातु का संचारण कहलाता है। आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, H2S है, SO2 है, CO2 है, O2 है, जलवाष्प है, बहुत सारी चीज़ है। और ये जैसे ही किसी भी धातु के ऊपरी परत से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके क्या कर लेगा, उसका क्षरण कर देगा, उसको नष्ट करने लगेगा। जैसे समझिए लोहा में जंग कैसे लगता है। देखिए लोहा को जंग लगाने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए भैया नमी और एक चाहिए ऑक्सीजन। यानी ये दोनों जैसे ही मिलेगा लोहा में जंग लग जाएगा। और जंग का सूत्र याद रख लीजिएगा, Fe2O3 बता दे रहे हैं। और जंग लगने पर जो है लोहा का भार बढ़ जाता है, ये भी ध्यान में इस साइड से लिख लीजिएगा। हालांकि आपका आंसर यहीं तक है, ठीक है जी, आंसर आपका यहीं तक है, इस सब साइड से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। अगर लोहा में मान लो नमी मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो भी जंग नहीं लगेगा। लोहा का ऑक्सीजन मिल रहा है, नमी नहीं मिल रहा, फिर भी जंग नहीं लगेगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल हमारा है कि धातुओं के शोधन की एक विधि का वर्णन करें। धातु का शोधन का बहुत सारा विधि है ना। आपको कोई एक विधि का वर्णन करना है तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कौन सा विधि ले रहे हैं, गलनिक विधि लेंगे, ठीक है। देखिए आपको दिखता होगा ये है गलनिक पृथक्करण विधि, ठीक है जी। आप इसके सहारे से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं धातुओं का शोधन, या फिर वैद्युत अपघटन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम यही लेते हैं। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो अयस्क होता है, जो धातु होता है, उसका गलनांक कम होता है, ठीक है। और उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके का, देखो इस तरीके का लेते हैं एक प्लेट, इसको नीचे से करते हैं गरम। क्या करते हैं, गरम। तो यहाँ पर जो अशुद्ध धातु होता है ना, और जो वहाँ पे जो शुद्ध धातु होता है वो गलने लगता है। क्या होता है, गलने लगता है। और गल करके ये क्या करता है, पिघलता पिघलते ये नीचे के यहाँ पर क्या होता है, जमा हो जाता है। इस प्रकार हमें यहाँ शुद्ध धातु क्या हो जाता है, शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाता है। तो आपको लिख देना, यहीं पर से लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख दीजिएगा कि इस विधि
के द्वारा कम द्रव्यमांक वाली धातु जैसे टीन लेड हो गया, ये सब कम द्रव्यमांक का होता है, को उच्च द्रव्यमांक वाली धातु से अलग किया जाता है। तो यहाँ से लिखेगा कि इस विधि में एक ढालुई भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और इस भट्टी का ताप धातु के द्रव्यमांक से थोड़ा अधिक रखा जाता है। अशुद्ध धातु को भट्टी के सिरे पर रखते हैं, धातु द्रवित होकर भट्टी के निचले भाग की ओर बहने लगती है, किंतु अद्रवणशील अपद्रव्य पीछे ही छूट जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका जवाब, ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है मिश्र धातु क्या है और किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग को लिखें। देखो मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु का परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। जब एक या एक से अधिक धातु आपस में मिलते हैं तो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं मिश्र धातु। या दूसरा परिभाषा इसका, जब एक या एक से अधिक धातु एवं अधातु मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। और किन्हीं दो मिश्र धातुओं के नाम लिखना है और उसको उपयोग भी लिखना है। तो लिख देते हैं। एक तो होता है पित्तल, क्या होता है पित्तल, जिसका ट्रिक बताया था पिताजी, है ना, क्या बताया था पित्तल यानी पिताजी, ठीक है। तो पित्तल जो होता है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, ठीक है जी। और ये पित्तल का यूज़ कहाँ करते हैं तो मूर्ति बनाने में, बर्तन बनाने में, गोली बनाने में, नहीं बारूद गोली बनाने में भी इसका किया जाता है। एक और याद रखिएगा सोल्डर, क्या होता है सोल्डर बनता है सर किसके मिलने से, तो वो शीशा और जस्ता के मिलने से, शीशा और जस्ता के मिलने से बनता है। उसका यूज़ कहाँ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं विद्युत तार को जोड़ने में, ठीक है। थोड़ा लाइट कट गया है, ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आपको ब्लरिंग दिख सकता है तो मैनेज कीजिएगा आप लोग। 32 नंबर, लोहा एवं तांबा के दो अयस्कों के नाम लिखे। जो लोहा है और जो तांबा है इसके दो अयस्क के नाम लिखा। तो लोहा के तो बहुत सारे अयस्क बताए थे, ट्रिक बताए थे, महल से मैग्नेटाइट, है ना, सीडेराइट, लिमोनाइट, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका 2 को लिख लीजिएगा। और एक कॉपर का याद रखिएगा, कॉपर का होता है क्या क्यूपराइट होता है, और एक होता है जिंकाइट। क्यूपराइट, जिंकाइट, ये सब क्या है, सब तांबा का अयस्क है, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, देखिए आपको दिखता होगा। हमसे पूछेगा तांबा का, तांबा को बोलते हैं कॉपर। देखो कॉपर का दिया कॉपर पायराइट्स, मैलेकाइट्स और ठीक है ना, सॉरी जिंकाइट बताया होगा आपको, मिस्टेक से ये बोल दिए होंगे। कॉपर पायराइट्स और मैलेकाइट, एक होता है क्यूपराइट्स, इसको ध्यान में रखिएगा। और आयरन के लिए दिया है हेमेटाइट, यहाँ सिर्फ हेमेटाइट दिया है ना। हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सीडेराइट होता है, सब होता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेना है, वहाँ पर लिख देना है, बहुत सारा बता दिए हैं, कोई भी 2 लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम देखने वाले हैं। सॉरी दोस्तों लाइट कट चुका है और ये 2-4 क्वेश्चन बचे हुए तो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा, चूँकि टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा ना, सिर्फ बुक तो होगा आपके पास। 33 नंबर का था धातु कर्म किसे कहते हैं, आपको दिखता भी होगा, धातु कर्म किसे कहते हैं। तो देखो धातु कर्म का सीधे यहाँ परिभाषा लिखना है, क्या लिखना है अयस्क से धातु प्राप्त करना एवं शोधन करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। बस इतना ही लिख देना, आंसर मिल जाएगा। 34, सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखें। सोडियम धातु जो है वो किस सिद्धांत के द्वारा निकाला जाता है, तो ये निकाला जाता है, सोडियम धातु जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है, चलिए अब दिखता होगा। सोडियम धातु का जो निष्कर्षण है वो होता है डाउन की विधि। कौन सा विधि, डाउन की विधि, बस यहाँ पर लिखना है डाउन की विधि। 35, किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोना के आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीला बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों का भार पहले से घट गया। तो क्या आप बताइएगा कि वह कौन सा द्रव था जो और ऐसा क्यों हुआ। देखो पहली चीज़ कि वो जो द्रव था उसका नाम था अम्लराज। क्या था, अम्लराज। इसको बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। इसमें कौन कौन सा, इसमें देखो HCl और HNO3 मिलकर बनता है। HCl का 3 अणु और HNO3 का 1 अणु, एक भाग मिल करके जो है इसका निर्माण करता है, और इसी में सिर्फ सोना गलता है और किसी में नहीं गलेगा, ठीक है ना। इसको पहले भी हम समझा ही चुके हैं, तो आप बस फिलहाल कितना समझे, वो उसका जवाब होगा अम्लराज। क्या होगा, अम्लराज। 36, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, तो देखो ध्यान में रखना है, एल्यूमिनोथर्मिक विधि बता रहे हैं आंसर, सुनना ध्यान से, करना लिखना कि जब धातु के ऑक्साइड का अवकरण एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है तो उसे एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। बस इतना ही लिख देना, ठीक है। कोई भी अगर धातु का ऑक्साइड रहेगा उसका अपकरण करेंगे किसके द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा, तो वो हो जाएगा एल्यूमिनोथर्मिक विधि, ठीक है जी। अगला इसमें हमारा सवाल है जो लास्ट है,
पित्तल एवं कांसे के अवयव तत्व बताएं। पित्तल एवं कांसा के अवयव तत्व बताएं। पित्तल एवं कांसा के अवयव तत्व यानी पित्तल और जो कांसा है वो किससे किसके मिलने से बनता है। तो पित्तल के लिए ट्रिक बताए थे पिताजी। पित्तल के क्या बताए थे ट्रिक हम? पिताजी बताए थे। पिताजी यानी कि त से तांबा, त से होता है हमारा तांबा और ज से होता है जस्ता। क्या होता है? जस्ता। तो ये हो गया पित्तल के लिए। और कांस के लिए क्या होता है? तो कांस का याद रखना, कांस में रहता है कॉपर और टीन। कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। 38 दो ऐसी धातुओं के नाम लिखें जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करती है और ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई 3 प्रेक्षण लिखें। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होती है तो आप उसकी पहचान करें। देखो पहली बात कि ऐसा वो धातु का जो नाम एक तो होता है सोडियम, भैया याद रखो, और पोटासियम। ये बड़ा ही खतरनाक है। ये ठंडा पानी से भी अभिक्रिया आराम से एकदम कर लेता है और एकदम हंसते हंसते करेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। जैसे देखो ना, दिखाते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसको जल में डाल दो, H2O। जैसे ही इसको जल में डालोगे तो ये बना लेगा NaOH के होल 2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बस इसको कर करके इसको लिख देना है, ठीक है। जवाब हमारा हो जाएगा। और बात रह गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको नहीं करा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। और दीर्घ उत्तरीय में जो है ना, ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम सिर्फ उसको लास्ट में बता देंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उसी का हम सीरीज बनाएंगे, पूरा वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। वैसे जो लोग मेरे से थ्योरी पढ़े होंगे उनसे ये बहुत आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो दीर्घ उत्तरीय वैसे ही बना लेंगे क्योंकि सारी चीज़ बताएं उसमें, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।